नमस्कार, मैं हूँ कविता और मैं हूँ इस समय छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर में। और ये सरगुजा जिले का एसपी ऑफिस है, आप देख रहे हैं। और हम इस समय जहाँ पे खड़े हैं, ये एसपी ऑफिस के जस्ट बाहर का जगह है। और जब आप फ्रॉड सुनते होंगे तब आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आती होंगी, छोटे फ्रॉड, बड़े फ्रॉड। अभी कुछ महीनों पहले अंबिकापुर में करोड़ों का फ्रॉड हुआ था, आपको याद होगा, जिसमें लोगों के पैसे डबल करने के नाम से उनसे फ्रॉड किया गया था। लेकिन आज हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो थोड़ा सा अलग तरीके का फ्रॉड है। और जिनसे हम बात कर रहे हैं वो खुद बताएंगे कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। जी सर, अपना नमस्कार। परिचय दीजिएगा। मेरा नाम प्रशांत पंचिया है। मैं अंबिकापुर का ही निवासी हूँ। केदारपुर अंबिकापुर हॉस्पिटल, मिशन हॉस्पिटल जो है, मैं वहाँ पे निवास करता हूँ। क्या हुआ था सर आपके साथ? देखिए, 2 सितंबर 2023 को एक मोबाइल मैसेज आता है मेरी माताजी के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सूरजपुर के खाते से लगभग 9,000 रुपए काटे गए थे। तो हमने उसका जब मिनी स्टेटमेंट चेक किया तो बजाज फिनसर्व द्वारा वो पैसा ऑटो मोड में काटा गया था। उसके बाद हम लोग जब ऑफिस गए तो वहाँ से हमको ये जानकारी प्राप्त हुआ कि हमारे अकाउंट से लैपटॉप ऑर्डर हुआ है। बजाज फाइनेंस से। जी, वहाँ के ऑफिस से जो मैनेजर थे उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दिया ऑनलाइन चेक करने के बाद में, और उसी का पैसा काटा गया है। तो जब आगे हम उनसे पूछताछ की कि नहीं सर, हमारे द्वारा ऑर्डर नहीं किया गया है, तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऑनलाइन माध्यम से किया गया है और सेम आपका जो मोबाइल नंबर है उसमें ओटीपी गया तो उसी से वेरीफाई किया गया है। तो जो उसमें मोबाइल नंबर था वो मोबाइल नंबर हमारे पास 2019 में हुआ करता था और कोरोना के समय में वो नंबर बंद हो गया था, जिसके उपरांत वो नंबर किसी और के अलॉट हो गया था। तो जो मैनेजर थे उनको भी ये बात स्पष्ट हो गई थी कि किसी प्रकार का फ्रॉड किया गया है। रीज़न क्या है कि जब आप बजाज फिनसर के अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो उसमें आपको पर्सनल डिटेल भी डालना पड़ता है, सिर्फ ओटीपी के माध्यम से आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं। तो इसकी सूचना फिर हमने साइबर सेल जाके दी और वहाँ पे एडिशनल एसपी सर थे, उनसे मुलाकात हुई और उनको सारा मैटर समझाया गया कि सर किस तरीके से हुआ है। और जो ऑडिट ट्रायल शीट होती है, बैंक स्टेटमेंट होता है, वो कॉपी उनको दिया गया प्रारंभिक जांच करने के लिए। जिसके उपरांत हम लोग 3, 4, 5 को गए, तब सर से दोबारा मुलाकात हुई और उनका कहना था कि मैटर काफ़ी छोटा है और इसमें खर्च ज़्यादा लग जाएगा लड़के को पकड़ने में, अच्छा। तो आप इस मैटर को यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि मतलब एक तरीके से कहा जाए कि आपराधिक गतिविधि को ना देख के वे पैसे की गणना करें। जी, और मेरा तो स्पष्ट यही था कि भाई टैक्स हम भी देते हैं, सारे लोग देते हैं। जितना पैसा काटा गया है, उतना अगर कोई कमाता है, तो टैक्स भी दे रहा है, वो भी दे रहा है, हम भी दे रहे हैं और टैक्स का ही पैसा लगा रहे हैं, कोई घर से तो पैसा नहीं लगा रहे हैं ना। उसके बावजूद फिर हम चले गए उस दिन के लिए। 2 दिन बाद फिर मैं गया कि सर, इसमें जो लोन है वो तो कंटिन्यू रहेगा ना? लगभग 46,000 के आस-पास का लोन है और उसमें बाकी इंटरेस्ट अमाउंट अलग है। तो उसका कैसे होगा? क्योंकि बजाज तो हम पे लीगल एक्शन ले रहा है, वो आज भी लीगल एक्शन ले रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। क्योंकि बजाज के हिसाब से तो ये लोन आपके नाम पे हाँ, है हमारे और द्वारा आप लिया ही गया के है। आपके द्वारा लिया हाँ गया जी, है, उसके इसलिए। हाँ हिसाब से। हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद में हमने एक रिटर्न लेटर वहाँ पे दिया कि लोन हमारे द्वारा नहीं लिया गया है और आगे कोई फ्रॉड ना हो सके, इसलिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को अपडेट कराया वहाँ से, रिटर्न लेटर देके। और उनके जो उच्च अधिकारी हैं, हेड ऑफिस, तो वहाँ मेल किया इस चीज़ के रिगार्डिंग। उसके बाद में साइबर सेल से हमको बोला गया कि आप कोतवाली से एफआईआर करा के ले आइए, वहाँ से जब फॉरवर्ड होगा तब हम एक्शन लेंगे। और उससे पहले उन्होंने अपनी प्रारंभिक जाँच में ये पता कर लिया था कि लड़का जो है वो सागर एमपी का रहने वाला है। अच्छा। हाँ, उसके द्वारा ये काम किया गया है। उनका जो भी प्रोसेस होता होगा, उसका अल्टरनेट जो मोबाइल नंबर है वो सारा भी निकाल लिए थे वो लोग। बट उनका कहना था कि जब कोतवाली से आप एफआईआर फॉरवर्ड करवाएँगे, तो हम इस पे एक्शन लेंगे, लड़के को बुला लेंगे, आप पकड़ के ले आएँगे। जबकि सारा चीज क्लियर है, सामने है, उसके बाद भी आपकी बात नहीं सुनी गई, जी, मैं एफआईआर लगातार नहीं हुआ नहीं, किया। एफआईआर नहीं किया गया। मैं 11 तारीख को गया, 12 को गया, लिखित में दिया, 13 तारीख को फिर से मैंने लिखित में दिया कोतवाली में। वो एक ही प्रक्रिया करते थे कि मेरे आवेदन के पीछे मेरा मोबाइल नंबर लिखते थे और मुझे कहा जाता था कि हम आपको कॉल करके बुलाएँगे। और वो कॉल तो कभी मेरे को आया नहीं। फिर 14 को गया, 15 को गया, 17 को गया, मैं 3-3 घंटे तक कोतवाली में बैठा हूँ इस चीज़ के लिए कि सर इस पे एफआईआर कर दीजिए। तो मैं उनसे बोला कि सर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आप इस पे एफआईआर कर दीजिए। तो उनका कहना था, हँस के चले गए कि हाँ, तुम ही बताओगे, टाइप से उनका रिएक्शन था। फिर मैं वहाँ से निकला, फिर 1-2 जगह और गया, एडिशनल एसपी से फिर मिला, वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। क्या लगता है आपको, क्यों आपका एफआईआर नहीं लिखा गया मैम, जबकि मैं तो, आप ये समझिए कि मैं 22 तारीख को, अक्टूबर में 22 तारीख को फिर ऑनलाइन कंप्लेन किया हूँ अलग से। उसके बाद में एसपी ऑफिस में दिया हूँ, संवाद में भी दिया हूँ, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद भी मैं मल्टीपल टाइम आ चुका हूँ, एसपी सर नहीं मिल पाते तो एडिशनल एसपी से मिल के भी गया। एडिशनल एसपी मेरे सामने कॉल किए हैं टीआई साहब को, बोले कि इस पे एफआईआर कर दो।
उसके बाद में फिर थाना गया, मैं सोचा अब शायद मेरा काम हो जाएगा, पर वहां जाने के बाद भी मेरे को बोला जाता है कि नहीं आप कल आइएगा। तो शायद टीआई ऊंचे कद के होंगे या एडिशनल एसपी छोटे होंगे। फिर आप गए? फिर हाँ, आप मैं उसके गए? बाद भी गया हूँ, 2-2 3-3 बार गया हूँ। नहीं, एफआईआर आज तक नहीं हुआ आपने है। सुना कि इनके सामने एडिशनल एसपी सरगुजा जो हैं उन्होंने कोतवाली टीआई को फोन करके बकायदा कहा कि आप इस मामले में एफआईआर करो, लेकिन कोतवाली टीआई जो है उन्होंने एफआईआर नहीं किया। अब ये आप समझ सकते हैं कि ओहदा किनका बड़ा दिख रहा है यहाँ पे। आखिर कोतवाली टीआई ने यहाँ सरगुजा एडिशनल एसपी की बात क्यों नहीं मानी? और अंततः जब सारी चीज कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा था, तो मैंने फिर आरटीआई लगाया 6 तारीख को कि मेरे दोनों आवेदन पत्र पे 6-11 अक्टूबर 2023 को, हाँ 6-11-2023 को मैंने पोस्ट के माध्यम से 2 आरटीआई लगाए दोनों आवेदन पत्र पे, जिसपे मेरे को एक का जवाब अभी 28 तारीख को मिला है। क्वेश्चन सिंपल था कि मेरे आवेदन पत्र पे क्या कार्रवाई हुई है, अगर एफआईआर किया गया है तो कृपया मेरे को एफआईआर की कॉपी दी जाए, अगर एफआईआर नहीं किया गया है तो इसके अलावा जो भी कार्रवाई की गई होगी कृपया उस जांच रिपोर्ट की ऑर्डर शीट की कॉपी मुझे दी जाए। तो आपको जवाब क्या मिला? जवाब मुझे ये दिया गया है कि एक धारा होता है आरटीआई में, धारा 8(1)(h) या ज हिंदी में बोला जाए तो, उसके तहत हम आपको जानकारी नहीं दे सकते, उनका ये कहना है। और उसमें एक और जानकारी थी कि हमने कोतवाली को भेज दिया गया है इसके लिए, जांच के लिए। तो अब पहली बात तो ये जो 81JH है, एच में अगर किसी का गिरफ्तारी करना है, किसी को पकड़ना है तो इन्फॉर्मेशन छिपाया जाता है ताकि बाधा ना हो, पर यहाँ तो ऐसा मामला यहाँ तो एफआईआर हुआ ही नहीं है, तो फिर गिरफ्तारी मतलब घुमाने का प्रयास किया गया। उसके बाद फिर मेरे को कोई संवाद के बारे में बताया, मैंने संवाद में लगातार कल मैसेज किया है, कॉल किया है, कोई रिप्लाई नहीं। जब कई बार कॉल करने पे रिप्लाई करते हैं तो बोलते हैं कि मैडम फोन छोड़ के चली गई हैं, आप बाद में, बोला ये संवाद का नंबर है, अगर हमको थाना से प्रॉब्लम हो रहा है तो हम इसी पे कॉल करेंगे ना। तो क्या नहीं मैडम फोन करके चले, बोला कौन मैडम है, आप नंबर दो। तो फिर वो किसी अंजू मैडम थी कोई टीआई, उनका नंबर दिए, उनसे बात की, बोलती नहीं मैं कंसर्न नहीं हूँ इस चीज के लिए, मैं जवाब नहीं दूंगी, आप आरटीआई में ही जवाब मांग लो। क्या पता आरटीआई बुरा लग गया हो, पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते हैं। उसके बाद फिर उसमें मेरे को जानकारी नहीं दी गई और आज मुझे कॉल किया गया, बोले कि मैं पुलिस से बोल रहा हूँ, आप चौकी जो मिशन हॉस्पिटल के पास है वहां आ जाओ। बोला सर मैं क्यों आऊँ, कुछ ऐसा हो तो, अब नहीं आप ऑनलाइन कंप्लेन किए थे उस रिगार्डिंग आप आओ। तो मैं बोला सर मैं तो ऐसे नहीं आऊंगा, आप रिटर्न में मेरे को बुला लीजिए, नोटिस भेज दीजिए, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। तो बोलते नहीं तुम आओगे कि नहीं आओगे, बहुत धमकी भरे लहजे में बोले, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है पूरी, कि तुम आओगे कि नहीं आओगे। मतलब स्पष्ट रूप से बोला मैं नहीं आऊंगा और मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ अगर आपको मुझे बुलाना है तो आप नोटिस भेज दीजिए, मैं आ जाऊंगा, लेकिन आप इस तरीके से बुलाएंगे, गैर कानूनी तरीके से बुलाएंगे, मैं नहीं आऊंगा। मतलब कानूनी गैर कानूनी तरीके से बुला रहा है, ऐसा आपका कहना है? इसमें अब मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी आप क्या चाहते हैं इस मामले में? मैम 2 चीजें हैं अब तो, पहला चीज जो ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है उसको पकड़ा जाए, कार्रवाई की जाए, ठीक है। दूसरा जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने अपना काम जिम्मेदारी से नहीं किया है, उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन हो, स्पष्ट चीज है। एफआईआर जब कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो इसमें एफआईआर तुरंत होना चाहिए था। आप 2 महीने से मेरे को घुमा रहे हैं और मेरे पास तो पूरे रिकॉर्ड है, मैं हर चीज का कॉपी रखा हुआ हूँ। कल मैंने एसपी ऑफिस में फिर से लेटर लिख के दिया हुआ है कि मेरे मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, कृपया आप इस पर कार्रवाई करें, आज भी पेंडिंग है मामला। आप सुन रहे थे एक आम आदमी की कहानी कि किस तरीके से वो ऑनलाइन फ्रॉड के चक्कर में फंसे और यहाँ की पुलिस भी, इनका कहना है, इनके अनुसार कि यहाँ की पुलिस भी इनका साथ नहीं दे रही है। ये घंटों जाकर के थाने में बैठे हैं पर अभी तक उनको कोई जवाब नहीं मिला है। और हम यही चाहेंगे सरगुजा एसपी से हम यही चाहेंगे कि इनके मामले में जल्दी से जल्दी कार्यवाही हो और इनको इंसाफ मिले। पंजिया का मामला आपके थाने में आया था सितंबर में, जिसमें अभी तक एफआईआर नहीं हुई है सर, उसमें क्या कहना चाहते हैं? वो शिकायत की जांच हमारे चौकी प्रभारी मिशन अस्पताल के एएसआई मनोज सिंह साहब कर रहे हैं जी। अभी उनसे मुझे जानकारी मिली है कि जो ऑनलाइन इन्होंने शिकायत की है उसके संबंध में पूछताछ के लिए कि इस तरह से घटनाक्रम था, आपका डॉक्यूमेंट्स कोई दूसरा कैसे प्राप्त किया,
और किन परिस्थितियों में बिना डॉक्यूमेंट्स के तो कोई लोन एग्रीमेंट फाइनेंस नहीं होता। तो वो चीज परिस्थितियों के लिए उनको बुलाया गया था, तो बोले हमने FIR के लिए आपको आवेदन दे दिया है, अब आप लोग आपको क्यों बुलाया है। तो थोड़ा प्रार्थी से सहयोग न मिलने से इसमें FIR में दिक्कत हो रही है, और अब हम प्रार्थी को नोटिस दे करके बुलवाएंगे, अब बुलवा के पूरी वस्तुस्थिति की जांच करेंगे और उसके बाद इसमें अपराध पंजीबद्ध हो जाएगा। ये निश्चित है अपराध पंजीबद्ध हो जाएगा, क्योंकि किसी अन्य व्यक्ति ने इनके डॉक्यूमेंट्स को पेश करके और इस तरह का लोन पास कराया है, जो प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि अपराध की श्रेणी का है। लेकिन इनसे साक्ष्य अपने को एकत्र करना है, इसमें प्रार्थी की मदद की जरूरत है।